Hey guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing absolutely fine. और आज एक स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक लेके आप लोगों के लिए आया हूँ। साथ ही साथ पुरानी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर देखिए। और हम बहुत करीब हैं 1000 सब्सक्राइबर के, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को, यारों को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर को सबको शेयर कर दीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर इस चैनल पे पूरे हो जाएं। और 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पे एक बहुत स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो ट्राई करते हैं जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने की। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जिस कंपनी की आज मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम आपने सुना ही होगा। कंपनी का नाम है बालाजी अमाइंस, जो शुरू हुई थी साल 1988 में, 1988 में शुरू हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद में। और ये स्पेशलाइज है मिथाइलअमीन में और इथाइलअमीन में। जी, इस कंपनी की स्पेशलिटी है ये मिथाइलअमीन और इथाइलअमीन में स्पेशलिटी केमिकल बनाती है ये। साथ ही साथ ये कुछ सेगमेंट्स हैं जिनके अंदर ये काम करती है। सबसे पहला है इनका एमाइन सेगमेंट, जो इनका सबसे मेजर सेगमेंट है। फिर है स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है होटल सेगमेंट। जी, आपको सुन के हैरानी होगी कि बालाजी एमाइंस जो कंपनी है उनका खुद का एक होटल भी है। जी, उसके बारे में हम आगे जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सबसे छोटा सेगमेंट है इनका। तो जल्दी से देख लेते हैं इस कंपनी के कुछ की पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है कि ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है एलिफेटिक एमाइंस की इंडिया में। जी, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है, यानी नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता है एलिफेटिक एमाइंस का। साथ ही साथ 30 प्लस की प्रोडक्ट बास्केट है, यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं इनके पास जो ये इंडस्ट्री को कैटर करते हैं। उसके बाद इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की अगर बात करूं तो 2,31,000 मेट्रिक टन की इनकी कैपेसिटी है एक साल में प्रोडक्शन की। और यहाँ पर सबसे समझने वाली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, उसमें 1,07,500 मेट्रिक टन और ये बढ़ाने जा रहे हैं। यानी 2,31,000 की करंट इनकी कैपेसिटी है, और 1,07,500 मेट्रिक टन इसके अंदर और इजाफा होगा और इसके अंदर एड ऑन होगा। तो यानी कंपनी अच्छा खासा केपेक्स भी प्लान कर रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी के पास अपनी खुद की एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है जिससे ये एमाइंस बनाती है। और ये इंडिया में सिर्फ एक लौती कंपनी है इस तरीके से एमाइंस को बनाती है। एक तरीके से कंपनी के पास एक अपना एक्स फैक्टर भी है। आगे चलते हैं एलिफेटिक एमाइंस, जिसकी मैं बात बहुत देर से कर रहा हूं, मैं उसके बारे में आपको बता दूं। ग्लोबली एलिफेटिक एमाइंस 61% यूज किया जाता है। और ये 61% जो यूज किया जाता है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में यूज किया जाता है। मतलब अगर 100% यूजेज एलिफेटिक एमाइंस का है तो उसमें से एक सबसे बड़ा हिस्सा फार्मास्यूटिकल कंपनीज यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में। उसके बाद 26% जो कंजम्पशन होता है वो होता है एग्रोकेमिकल में। यानी कि अगर हम एक चीज देखें, जो इनका मेन प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। उसके बाद एग्रोकेमिकल सेक्टर में, यानी कि इनके बहुत सारे क्लाइंट्स भी ऐसे ही होंगे जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से और एग्रोकेमिकल सेक्टर से होंगे। और एक चीज आप जानिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर एलिफेटिक एमाइन कोई कंट्री बनाती है और कंज्यूम करती है तो वो है चाइना। जी, एलिफेटिक एमाइंस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर चाइना है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इंडिया में जो एमाइन का जो बिजनेस है उसमें से 45 टू 50% जो है वो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है, जो यूएस, यूरोप और बाकी कंट्रीज से आता है। इस चीज को हमें क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए जब भी एक कंट्री बाहर एक्सपोर्ट करती है तो फॉरेन जो रिजर्व्स हैं उसके अंदर इजाफा होता है। बट ये तो एक पॉजिटिव साइड है। इसकी एक नेगेटिव साइड ये है कि अगर किसी भी कंट्री से रिलेशन खराब हो जाते हैं तो ऐसी कंपनीज के बिजनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ डॉलर की वैल्यू बढ़ने और गिरने से इनके ऊपर बहुत डायरेक्ट असर पड़ता है। इसका मैं कई बार एग्जांपल आप लोगों को दे चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर $1,00,000 का काम किसी कंपनी ने करा है और उस समय डॉलर की वैल्यू बढ़ के 80 से 85 हो जाए, तो 5 लाख रुपए का उनको सीधा फायदा है। और अगर वही वैल्यू गिर के 75 हो जाए तो उनको 5 लाख का नुकसान भी हो सकता है। तो काफी ज्यादा फर्क पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज से। पर इंडिया का, मैंने बताया, मोस्ट ऑफ द एमाइन का बिजनेस एक्सपोर्ट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। दोस्तों, हमने बात करी कि इंडिया का बिजनेस एक्सपोर्ट से चल रहा है, तो इस कंपनी के साथ भी यही है। इनका जो बिजनेस है उसका 19.37% का रेवेन्यू जो है वो बाहर की कंट्रीज से आ रहा है। और अगर एक चीज आप ध्यान दें तो ये एक्सपोर्ट करते हैं 50 प्लस कंट्रीज को। जी, 50 प्लस कंट्रीज को इनका एक्सपोर्ट है, जिससे इनका मेन रेवेन्यू आता है। अब अगर मैं इंडस्ट्री वाइज आपको रेवेन्यू ब्रेकअप समझाऊं तो इंडस्ट्री वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप समझिए।
सबसे ज्यादा इनका रेवेन्यू आता है फार्मा कंपनी से, 51% का रेवेन्यू इनका फार्मा कंपनी से आ रहा है, यानी फार्मा इनका एक मेन गेम प्लेयर है। उसके बाद आता है एग्रोकेमिकल, 26% का रेवेन्यू है। पेंट्स और रेजिन से इनको 4% आता है। उसके बाद आपका रबर क्लीनिंग से 4% है। डाई एंड टेक्सटाइल से 4% है। उसके बाद आपका वाटर ट्रीटमेंट से 4% है। ऑयल एंड गैसेस से इनका 3% रेवेन्यू है। 2% एनिमल फीड से है, और अदर्स जो छोटे मोटे बिजनेस हैं उनसे भी 3% है। तो अगर आप एक चीज को नोटिस करिए तो इनका जो इंडस्ट्री वाइड ब्रेकअप है वो मेजरली दो सेक्टर से है। पहला है फार्मा, दूसरा है एग्रोकेमिकल। तो ये दोनों सेक्टर्स के ऊपर इनका बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है। अगर इन दोनों सेक्टर के अंदर कभी भी स्लो डाउन आता है तो इस कंपनी के अंदर भी स्लो डाउन आ सकता है, और अगर इन कंपनीज के अंदर बूस्टअप आता है इन दो सेक्टर्स के अंदर तो इस कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो अगर मैं बात करूं क्लाइंटेल की, देखिए इतने बड़े बड़े नाम हैं कि उनको मैं आपको बताने से अच्छा मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो क्लाइंटेल यहाँ पर है, इसके अंदर एक से एक अच्छे अच्छे नाम हैं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम हैं। बेशक वो दीपक नाइट्राइट हो और बहुत सारी कंपनीज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारा का सारा क्लाइंटेल बालाजी एमाइंस का है। तो सोचिए इतना अच्छा क्लाइंटेल इस कंपनी के पास है, यानी बिजनेस का अच्छा इनका रैपो बना हुआ है। साथ ही साथ अब मैं बात करता हूँ होटल सेगमेंट की। होटल सेगमेंट में जब मैं बात करता हूँ तो सिर्फ 1% या उससे भी कम रेवेन्यू ही होटल सेगमेंट से कमाते हैं। इनका सिर्फ एक 5 स्टार होटल है जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, सोलापुर में। और ये एक 5 स्टार होटल है जिसका नाम है बालाजी सरोवर प्रीमियर। मैं अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं सबको ये चीज़ बोलता हूँ, एक बार इसको गूगल पे आप सर्च जरूर करिए। जो भी आप इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ आप उसको गूगल पे सर्च करिए, खुद अपनी एक वेरिफिकेशन करा करिए कि जो भी आपको बताया जा रहा है वो कितना सही कितना गलत। गूगल पे सर्च करिएगा, सोलापुर महाराष्ट्र में बालाजी सरोवर प्रीमियर इनका एक होटल है जो 2013 में शुरू हुआ था। एक लौता 5 स्टार होटल है सोलापुर महाराष्ट्र का ये। साथ ही साथ इन्होंने टाई अप करा है सरोवर ग्रुप के साथ। सरोवर ग्रुप एक काफ़ी जाना माना ग्रुप है जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काफ़ी काम करता है, होटल्स वगैरह का काफ़ी काम करता है। उनकी उनसे इन्होंने मैनेजमेंट के लिए टाई अप करा है, क्योंकि देखिए अगर आपके पास एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट होगा तभी आप अच्छा बिजनेस करेंगे, और सरोवर ग्रुप का पास काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है। तो उनके साथ एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे, और इन्होंने साथ ही साथ एक मैनेजमेंट के लिए टाई अप करा है जो वो मैनेज करते हैं इस होटल के लिए। और सोलापुर में इन्होंने क्यों बनाया है मैं उसका भी रीज़न देता हूँ। सोलापुर एक डेस्टिनेशन हब है। सोलापुर के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट और पिलग्रिम्स आते हैं जो से कहते हैं दर्शन के लिए लोग आते हैं। वहाँ सिद्धेश्वर टेम्पल है पास में, बीजापुर है, पंधारपुर है, गंगापुर है, अकलकोट है। तो ये सारी जगहों पे जाते हैं पिलग्रिम्स और टूरिस्ट। तो वहाँ से इनको काफ़ी अच्छा रेवेन्यू है। 129 कमरे का इनका होटल है और 0.84% का रेवेन्यू जनरेट करता है। दोस्तों होटल सेगमेंट की बात कर ली, होटल सेगमेंट का इनका रेवेन्यू और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अब मैं बात करता हूँ इनके केपेक्स की। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये कंपनी अपना केपेक्स 1 लाख मेट्रिक टन और बढ़ाना जा रही है। 1,07,500 मेट्रिक टन जो मैंने आपको एग्जैक्ट बताया था वो बढ़ाने जा रही है। साथ ही साथ इनको एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला है। 90 एकड़ की फैसिलिटी ये बना रहे हैं अपनी सोलापुर महाराष्ट्र में, उसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला है। कोई भी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत होती है जो इनको मिल चुका है। साथ ही साथ दो फेज में इनका केपेक्स हो रहा है। पहला फेज है इनका 250 करोड़ का और पूरा इंटरनली फंडेड है, यानी किसी भी तरीके से ये लोन के लिए नहीं जा रहे हैं, अपने रिजर्व से ही ये इसको फेज को चलाएंगे बनाएंगे। साथ ही साथ फेज 2 है 300 से 350 करोड़ का। 350 करोड़ का जो इनका अगेन सेकंड फेज है ये भी इंटरनली फंडेड होगा, इसको भी किसी तरीके से ये लोन नहीं ले रहे हैं। तो ये चीज़ दिखाता है कि कंपनी के पास जो रिजर्व्स हैं उनका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कंपनी कर रही है, और बिना किसी लोन को लिए यानी अपनी बैलेंस शीट में किसी प्रकार का लोन ना डालते हुए ये काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के लिए। अब बात करते हैं सब्सिडरी बिजनेस की। बहुत सारे लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी कि बालाजी अमाइंस का एक सब्सिडरी बिजनेस भी 2020 में स्टार्ट हुआ था जिसका नाम है बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स। जी, जो शुरू हुआ था 2020 में जैसे बता चुका हूँ, और इसके अंदर बालाजी अमाइंस 55% की होल्डिंग रखता है। मेजर शेयर होल्डिंग इसमें बालाजी अमाइंस की है 55% की। ये भी सोलापुर के अंदर ही लोकेटेड है। साथ ही साथ इसने काफ़ी सारे अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करना शुरू करा चाइना, यूरोप, यूएसए एंड अदर कंट्रीज में। साथ ही साथ इन्होंने ये 250 करोड़ का केपेक्स करा है इस सब्सिडरी के लिए, और इसमें थोड़ा सा लोन कंट्रीब्यूशन है 150 करोड़ का।
जी 250 करोड़ का केपेक्स है, जिसमें 150 करोड़ का इनका लोन कंट्रीब्यूशन है। इस स्पेशलिटी बिजनेस की मैं जब बात करता हूँ तो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो इससे आने वाला है वो 475 टू 500 करोड़ का रेवेन्यू ये फिस्कल ईयर में एक्सपेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस के अंदर भी अपना एक जिसे कहते हैं कि एंट्री अपनी अनाउंस कर दी है। तो ये एक और बड़ी चीज़ है दोस्तों। मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन बालाजी अमाइंस का शेयर प्राइस है 2100 रुपये का, और कंपनी का मार्केट कैप है 6830 करोड़ का। स्टॉक का पीई रेशियो है 17.6 का, उसके सामने इंडस्ट्री का पीई है 27.5 का। तो पीई रेशियो पे तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सस्ता दिख रहा है। अगर मैं बात करूं प्राइस टू बुक वैल्यू का, तो इनका प्राइस टू बुक वैल्यू 4.75 है, इंडस्ट्री का 3 है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा ओवर वैल्यू लग रहा है। पैग रेशियो में 0.5 पर है, तो पैग रेशियो वाइज भी ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं देखूं डेट टू इक्विटी रेशियो, क्योंकि मैं डेट टू इक्विटी रेशियो को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं, तो डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.08, यानी नेग्लिजिबल डेट है, कभी भी कंपनी पे ऑफ कर सकती है, कोई भारी चीज नहीं है। डिविडेंड यील्ड है 0.28 की, यानी कंपनी डिविडेंड भी देती है। और अगर यहाँ पे देखें आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो पैसा कंपनी का लगा हुआ है उस पर कैसा जनरेशन आ रहा है रिटर्न का, तो वो 50.2% का है, जो कि जबरदस्त नंबर है, बहुत जबरदस्त नंबर है। आरओई है 34.4 का, ये भी बहुत अच्छा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो ये जनरेट कर रहे हैं वो 34.4 की है। तो ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं। साथ ही साथ अगर हम आके देखें शेयर प्राइस कंपनी का, जैसे मैं पहले भी एक बार आपको बोल चुका हूँ कि 100 रुपये का शेयर प्राइस है जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ, ये शेयर प्राइस दोस्तों आज से कुछ महीने पहले सितंबर 2021 तक, महीने भी मतलब साल ही लगा लो आप, 4780 तक का दिखा रहा है। तो 4780 रुपये के शेयर प्राइस पर ये कंपनी हुआ करती थी, और वहां से करेक्ट होकर ये 2100 रुपये पर आ चुकी है। तो यानी कंपनी ने बहुत मेजर करेक्शन दिया है। साथ ही साथ जो इनका पीई रेशियो था वो 17.6 का करंटली चल रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं उसी सितंबर के टाइम पर ये 52.7 का हुआ करता था। तो यानी कंपनी ने मेजर करेक्शन दिखाया है। अब देखते हैं कि क्या ये करेक्शन इनके नंबर्स पर तो नहीं आया है, क्योंकि देखिए शेयर पे करेक्शन आएगा चलेगा, नंबर्स पर करेक्शन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट खुला हुआ है कंपनी का, उसको चेक करते हैं। मार्च 2011 में सेल्स 347 करोड़ की थी। मार्च 2022 लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2319 करोड़ की हो गई, जो कि बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाता है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट जो 27 करोड़ का था मार्च 2011 में, वो मार्च 2022 में बढ़ के 418 करोड़ का हो चुका है। मतलब यहाँ पर भी अगर आप ग्रोथ देखिए तो बहुत अच्छी ग्रोथ इनकी हुई है। उसके बाद अगर मैं इसको सेल्स, प्रॉफिट और स्टॉक के प्राइस को अगर आपको कंपेरिजन करके दूं, तो 3 साल का जो सेल्स ग्रोथ है 35% है, प्रॉफिट ग्रोथ 47% है, और स्टॉक का रिटर्न 67% है। यानी लास्ट 3 साल में सेल्स 35% से बढ़ी, उसके सामने प्रॉफिट 47 से बढ़ा है, और स्टॉक का प्राइस 67% से बढ़ा है। ठीक है। और 5 साल में सेल्स 28% बढ़ी है, प्रॉफिट 36% बढ़ा है, स्टॉक का जो प्राइस है वो 24% बढ़ा है। तो हर पैरामीटर पे ये कंपनी ग्रोथ दिखाती जा रही है। 3 इयर्स, 5 इयर्स, हर पैरामीटर पे ग्रोथ दिखा रही है। 10 इयर्स में अगर मैं बात करता हूँ तो 18% सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिट जो है वो 27% बढ़ा है, और स्टॉक का प्राइस जो है 49% बढ़ा है। तो कंपनी ने 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर पैरामीटर पे, हर पैरामीटर पे जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। बैलेंस शीट पे अगर आते हैं, बैलेंस शीट के अंदर 106 करोड़ का रिजर्व था मार्च 2011 में। सितंबर 2022 में 1438 करोड़ का, 1438 करोड़ का इनका रिजर्व है। बोरोइंग मार्च 2011 में अगर आप ध्यान से देखिए तो रिजर्व से ज्यादा बोरोइंग थी, जो कि एक बहुत नेगेटिव साइन है। रिजर्व 106 करोड़, बोरोइंग 165 करोड़। अब जो बोरोइंग है वो सिर्फ 111 करोड़ की है, और रिजर्व 1438 करोड़ का है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कंपनी ने स्टैटिकली अपनी बोरोइंग को मेंटेन रखा है, बट अपने रिजर्व्स को बढ़ाया, यानी धंधा करा है, उससे पैसा जमा करा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जून 2020 में कंपनी के शेयर होल्डर्स का जो हिस्सा था वो 53.7 था। मार्च 2023 में 53.71 है, तो यानी ऑलमोस्ट सेम है। एफ ने इसमें 1.74 इन्वेस्ट करा था जून 2020 में। 4.45 का इन्वेस्टमेंट अभी है एफ का मार्च में। डी का 0.39 का हिस्सा था जून 2020 में, 0.34 है मार्च में। पब्लिक का इसमें हिस्सा जो शो होता है वो है 44.17 का, जो है 41.5 का। तो
ये होता है एनालिसिस कंप्लीट बालाजी एमाइंस का। अब मेरे ओपिनियन की बात है, मैं इस कंपनी के बारे में क्या सोचता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है। और मेरा जो ओपिनियन होगा उसको आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझिएगा, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। अपने इन्वेस्टमेंट प्लानर और फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही कोई डिसीजन लीजिए। तो मेरा ओपिनियन है कि जो अभी स्पेशलिटी केमिकल्स और इनमें जो करप्शन आया है, ये एक साइकिल है, ठीक है। बहुत सालों तक इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, अब एक साइकिल आई है जिसमें ये नीचे आए हैं। तो बालाजी अमाइंस फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बिजनेस वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, केपेक्स कर रही है, ये सारे इसके पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि इनका काफी ज्यादा धंधा एक्सपोर्ट में भी जाता है। तो अगर एक्सपोर्ट में गड़बड़ी हुई, तो या किसी कंट्री से रिलेशन खराब हुए, या वॉर की सिचुएशन होती है, या फॉरेन करेंसी में कुछ इशू आता है, तो इनको वहां पे भी नुकसान हो सकता है। तो ये थे पॉजिटिव और नेगेटिव। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो अपने पोर्टफोलियो के लिए कोई लॉन्ग टर्म स्टॉक देखना चाहता है, तो उसको इसके बारे में स्टडी करना चाहिए। क्योंकि 5 ईयर्स 10 ईयर्स डाउन द लाइन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के अंदर केमिकल एक बहुत बड़ा हिस्सा होंगे, और उनको इसके बारे में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम एक बहुत छोटे से मोटो पे काम करते हैं, स्टे टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड प्रॉस्पर टुगेदर। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आई विल मीट यू गाइस इन सम अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड